नमस्कार। आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, जो शख्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा देश प्रदेश उनको जानता है। मैं बात कर रहा हूं बॉबी पंवार जी की, जो बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष भी हैं। पंवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार आपका महेंद्र। पंवार जी, सबसे पहले तो मैं आपसे, ये प्रश्न तो नहीं है, हमारे पहाड़ की एक कहावत है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कब पहाड़ के काम आएगा। ये मैं आपके ऊपर एक व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ, आप निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। कब आएगी ये काम हमारे? देखिए, काम तो क्या है, काम आनी थी। उत्तराखंड के पहाड़ की जवानी और पहाड़ का जो पानी है उत्तराखंड के काम आनी थी। ये जी। बड़े बड़े वादे 2014 में जब यहाँ पर, या 2017 में जब विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने भी करके किए थे कि उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम आए। परंतु जी। क्या है कि उत्तराखंड का पानी गंगा, वहाँ गंगोत्री से निकलकर और यमुना यमुनोत्री से निकलकर सीधे बहकर नीचे चले जा रही है, पहाड़ पे कोई काम नहीं आ रही है। यही वही हाल यहाँ के जवानी का है। यहाँ पर पहाड़ की जो जवानी है वो पलायन करने को मजबूर है। वो उसको प्रदेश में कोई काम नहीं मिल रहा है, या जो सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो आस लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं हम किसी अच्छे पद पर बैठेंगे अपनी योग्यता के अनुसार, परंतु उनको अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप योग्य हो, परंतु योग्य का क्या करना है? जब आपकी योग्यता आपके पास है, आप योग्य हो, परंतु जब अवसर नहीं मिलेंगे तो कितना भी कोई योग्य हो तो वो अपना पद, अपना जो है मंजिल पार नहीं पाएगा। तो ये सारे कारण है कि पहाड़ की पानी, पहाड़ का जवानी ये स्लोगन टाइप का बनकर रह गया है। वास्तविकता क्या है वो सब जानते हैं, आपका युवा जानता है, हमारे प्रदेश के जितने भी लोग हैं, वो आम जनमानस है, वो जानते हैं कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की स्लोगन बन गया है बस। और इससे अतिरिक्त ज्यादा कुछ है नहीं। पंवार जी, आज ही हमने आपके सोशल मीडिया के पेज पर देखा कि आपने एक 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 जियो रिलीज किया हरियाणा सरकार का, जहां पर ये लिखा गया कि उन्होंने आउटसोर्सिंग की जो नियुक्तियां हैं उसको बंद कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? क्या उत्तराखंड में भी ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती हैं? नहीं, देखिए, असंभव तो कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर उन्होंने बैकडोर एंट्री बंद कर दी है तो वहाँ की सरकारें नहीं चलेगी या वहाँ का प्रदेश संचालित नहीं होगा। ये तो उन्होंने एक भ्रष्टाचार जो था, भाईवतीवाद जो था, हरियाणा सरकार ने उस पर ये प्रहार किया। और ये वहाँ के युवाओं के हक की बात है, वहाँ के बेरोजगारों के हक की बात है। ये यहाँ के उत्तराखंड के युवाओं की और उत्तराखंड के बेरोजगारों के हक की बात भी बन सकती है, अगर उत्तराखंड सरकार इस पर सही निर्णय ले। लंबे समय से उत्तराखंड का युवा ये मांग कर रहा है कि उत्तराखंड में जो बैकडोर एंट्री होती है, जो जी। अनेकों जो आउटसोर्स एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से यहाँ सारे अलग अलग तरीके से नौकरियां बांटी जाती है। यहाँ पर जी। वो नौकरी की बंदरबान कह लीजिए, या फिर एक ये शब्द कह लीजिए कि उत्तराखंड में जो आउटसोर्स एजेंसियां हैं, या जो आउटसोर्स या बैकडोर जो एजेंसियां होती है, वो सिर्फ और सिर्फ चाचा और भतीजा वाद प्रक्रिया है, वो उसको वो परिपूर्ण करती है। यहाँ पर जितने भी नेता अधिकारी है वो अपने लोगों को सेट करने का एक माध्यम है। परंतु जी। यहाँ का जो युवा, जो मेहनती युवा है, वो ईमानदार युवा है, जी। जो लगातार 5-5, 6-6, 7-8 सालों से तैयारी में लगा हुआ कि मुझे कहीं अवसर मिलेगा और मैं अपनी योग्यता के अनुसार योग्यता दिखाकर अपना अपने किसी पद पर बैठ जाऊंगा। तो वो जी। चीजें नहीं हो पा रही, उनके साथ छला हो रहा है। देखिए, जी। हरियाणा सरकार ने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि आप हरियाणा में कोई दूसरी सरकार है, उत्तराखंड में दूसरी सरकार है। एक जी। राजनीतिक दल है भाजपा, उनकी वहां पर सरकार है, उनकी उत्तराखंड में सरकार है। सबसे जी। बड़ी बात तो ये, जब वो सरकार, खट्टर सरकार ये कर सकती है, तो यहाँ पर त्रिवेंद्र सरकार, तीरथ सरकार, धामी सरकार ये क्यों नहीं कर सकते? जी। ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। कई, क्योंकि यहाँ पंवार पर कई जी, मामले। जी। जी पंवर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बात करी उपनल की या फिर ये अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसियां, जहां तक पूर्व सैनिकों के कल्याण की बात है या उनके आश्रितों के कल्याण की बात है, वहां तक उपनल को ठीक है। किंतु जब से सिविलियन की एंट्री इसमें हो रही है, आपको क्या लगता है इसमें बैकडोर से एंट्री होना चालू हो गई है?
नहीं महेंद्र भाई देखिए ना, उपनल जब बनाया था तो ठीक है, सैनिक परिवार के जो है उनके लिए एक बनाया था, अलग से उपनल नाम भी इसलिए दिया था। परंतु जी हुआ क्या कि यहाँ पर तो मैं अभी बात कही एक हफ्ता की बंदरबां की, वो गलत सीन यहाँ पर हो गया। उसमें क्या जी है कि कोई से भी नेता, कोई एक अधिकारी ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि उपनल देखिए, हम मानते हैं कि उत्तराखंड का सैनिक बहुल्य प्रदेश है, ये बात हम जी जानते हैं और ये बात हम मानते भी है कि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल्य प्रदेश है। वहाँ के जो जी हमारे सैनिक बहुल्य जो सैनिक परिवार है, उनके जी हक हक के लिए, अधिकार के लिए उनके लिए एक उपनल बनाया गया था, ठीक है। जी परंतु हम ये भी साथ में कहते हैं कि ठीक है प्रदेश में सैनिक बहुल्य प्रदेश है, परंतु साथ में अन्य भी बेरोजगार है, उनको भी ध्यान में रखते हुए हम ऐसा नहीं कर जी सकते कि एक उपनल बना दिया सैनिक परिवार के लिए बना दिया, ठीक है। उसमें भी क्या होना चाहिए कि ठीक है एक परसेंटेज होता है कि इतने परसेंटेज इनके लिए, इतना परसेंटेज अन्य बेरोजगारों के लिए। फिर जी उसमें भी उपनल का जो है, अगर सैनिक के लिए, पहले तो सैनिक के लिए था पर एंट्री सबकी हुई थी। जी वर्तमान सरकार के पहले मुख्यमंत्री जो थे, जो अभी वर्तमान सरकार के पहले जो त्रिवेंद्र रावत थे, उन्होंने क्या करा कि इसको लीगली कर दिया सबके लिए। जी एंट्री तो पहले भी हो रही थी, एंट्री पहले भी हो रही थी, सैनिक जो नॉन सैनिक परिवार थे उनकी एंट्री हो रही थी। परंतु इन्होंने लीगल कर दिया कि सबको भरेंगे, क्योंकि एक चोरी करने का लीगल तरीका ले आए। जी भरे तो तब भी वही करने जिनको भरे जाने थे, क्योंकि जिनकी सिफारिश की उनको भरे जाने हैं। परंतु बॉबी हुआ पवार जी, क्या, इन्होंने इस पर मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। मान लीजिए अभी सिविलियन की एंट्री हो रही है, आपने जैसे बात की त्रिवेंद्र रावत जी ने इसको चालू किया। मैं ये जानना चाह रहा जी हूँ, मान लीजिए मैं अगर फॉर्म भरता हूँ उपनल के माध्यम से, मैं एक सिविलियन हूँ, मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, तो क्या प्रोसेस है मुझे जॉब मिलने की? नहीं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपने करा, वो उसके बाद आपने जी रजिस्ट्रेशन करा जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने आदेश आया कि अब सब करेंगे। परंतु जी आपका रजिस्ट्रेशन धरा का धरा रह जाएगा। आपने जब रजिस्ट्रेशन कराना, आपकी उम्र निकल जाएगी, आप आपकी उम्र से निकल जाएगी, आप नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, परंतु वो रजिस्ट्रेशन वगैरह का वैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पहले से चलता आ रहा है, वहां पर सिफारिश के तहत नौकरी दी जा रही है, पैसा लेकर जी नौकरी दी जा रही है, मुझे उपनल जी हो या कोई और अन्य एजेंसियां हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि उपनल आउटसोर्स, अगर हरियाणा सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो यहाँ के सरकारों को, कोई भी सरकार हो, आज भाजपा है, कल कांग्रेस भी आती है, कोई अन्य दल भी आता है, तो यहाँ के सरकारों को संकोच नहीं होना चाहिए ऐसे कदम उठाने के लिए। क्योंकि ये कदम प्रदेश हिस्सा है, छात्र हिंसा है, बेरोजगार हिंसा है। परंतु मैं कहना चाहूंगा, यदि आप कर भी रहे उपनल से, कोई आप कह रहे हैं कि हमें तत्काल कोई पद भरने हैं, अगर कहीं किसी विभाग में हमें बहुत जल्दी कोई पद भरने हैं और एकदम से कोई आवश्यकता ऐसी आन पड़ी है कि जल्दी जल्दी भरने हैं, तो इससे हम लंबी प्रक्रिया में नहीं गुजर सके, पेपर वगैरह नहीं करा सके, तो कम से कम जी अगर आउटसोर्स से आप भर रहे हैं, उसके लिए क्या मानक होने चाहिए? उसके लिए एक मानक होने चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए फॉर्म भरने का। उसमें एक कॉमन पेपर होना चाहिए, उसके जी कोई मानक हो, उसके अगर रिटर्न में कोई कॉमन पेपर होता है तो ठीक है, जो योग्य वो निकल जाएगा। परंतु यहाँ पे तो पहले से ही पता ही नहीं लगता कब फॉर्म निकल रहे हैं, कब उसको भरे जा रहे हैं, कौन कौन उसमें नियुक्तियां पा रहे हैं, तो ये सारी खामियां हैं। तो ये सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए जी आजकल ये बात किसी से छुपी नहीं है, कोई सी भी छोटी नियुक्ति हो जाती है तो वो बाहर निकल के आती है। वो हमारे जो आप देहरादून के प्रथम आके गामा जी की नदी की नियुक्ति दे लीजिए, किन मानकों के आधार पर हुई है? गामा जी का स्टेटमेंट आता है कि वहां पर जरूरत थी और मेरे लड़की ने अकाउंटेंट की पढ़ाई की और वो हो गया। क्या केवल पूरे प्रदेश में आपके लड़की ने अकाउंटेंट की पढ़ाई की थी और क्या कोई बेरोजगार नहीं थे? वही हमारे बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उनके लड़के ने इंजीनियरिंग की थी, उनका भी यही स्टेटमेंट था कि मेरे लड़के ने इंजीनियरिंग की थी, वहां पर एक एई का पद निकला और वो उन्होंने नियुक्ति पा ली। तो क्या पूरे प्रदेश में वही थे क्या ये योग्य? मैं कहता हूँ ऐसे समय में, ऐसे मतलब जो आउटसोर्स जो ये माध्यम है, उसके लिए कोई मानक हो, सबसे बड़ी बात। नहीं तो सबसे बड़ी बात है ये है कि आप बिल्कुल इसको पूर्णतः बंद कर दीजिए। ये मेहनती छात्रों के साथ बहुत ही बड़ा छलावा है, ईमानदार छात्रों के साथ छलावा है। पहाड़ से हमारे आए हुए गरीब किसानों के बेटे जो अपना पेट काट कर, जो आलू अदरक बेचकर, जो आलू अदरक बेचकर अपने लड़के को देहरादून जैसे महंगी जगह पर पढ़ा रहा है, महंगे महंगे कमरे लेकर वो रह रहा है, उसके बाद
अगर वो कोचिंग की फीस नहीं अर्न कर पा रहा है तो उसके बाद वो कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तो उन लड़कों के साथ ये न्याय होगा यदि आप इस तरीके के जो है डिसीजन लेंगे, तो हमें भी खुशी होगी, पूरे प्रदेश के छात्रों को खुशी होगी। ये भ्रष्टाचार पर प्रभाव करना पड़ेगा। यदि ये भारत सरकार करती है तो बिल्कुल जय जयकारे लगेंगे सरकार के, है ना, प्रदेश का साथ जय जयकारा लगाएगा। परंतु नहीं करती है तो इस बार पूरे प्रदेश के छात्रों को भी आह्वान किया जाएगा और उनको एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे कि हमें वैसी सरकार चाहिए जैसे जो प्रदेश को सही ढंग से संचालित कर सके, जो प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चरमता है उस पर प्रहार कर सके। पंवार जी, अगला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कल भी हमने देखा कि आप एक लोकायुक्त के खिलाफ जो के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा है वहां पर हमने आपको देखा। क्या कुछ है ये लोकायुक्त की मांग? नहीं, देखिए लोकायुक्त की मांग का जहां तक बात है, जो लोकायुक्त आप देख लीजिए ना, लोकायुक्त तो एक ऐसा माध्यम है कि अगर प्रदेश में भ्रष्टाचार है तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। लोकायुक्त को तो इतनी पावर है कि वो स्वतः संज्ञान में किसी भ्रष्टाचार पर उस पर जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो एक कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी हो, मुख्य सचिव भी हो, उनको आके कटघरे में खड़ा कर सकता है कि आपके डिपार्टमेंट में ये भ्रष्टाचार अगर हुआ कि आप आपकी जवाब दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो लोकायुक्त की इतनी बड़ी पावर है। परंतु क्या हुआ कि जब 2017 का मैनिफेस्टो बना तो वर्तमान सरकार ने उसमें लिखा 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। परंतु क्या हुआ, आज 5 साल पूरे होने को है परंतु लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इन्हें ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि इनके कई मंत्री, कई विधायक और इनके अपने कई अधिकारी ऐसे उस मामलों में लिप्त हैं जो जानते हैं कि अगर लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई तो हमारे लिए गली की गले गले की हड्डी बनेगी, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। परंतु हम तो कह रहे हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए बैठे हैं हमारे अधिकारी जो बैठे हैं उनका समर्थन करना पड़ेगा, बॉबी पवार को भी समर्थन करना पड़ेगा, महेंद्र भाई को भी समर्थन करना पड़ेगा, प्रदेश के तमाम युवाओं को, तमाम आमजन को समर्थन करना पड़ेगा, तब जाके ये लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। आप बात कानून की हो, वैसे भी जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं, जो आम जनमानस को जो लाभान्वित करते हो, वो वैसे मुद्दे, उन सब मुद्दों के लिए सबको एक मंच पर आना जरूरी है। पंवार जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर हम बात करें तो आप निरंतर कई खामियां आपने गिनाई, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। अभी एक जो एजेंसी का चयन हुआ उसके खिलाफ भी आपने अपनी समस्याएं, अपनी जो वो एक बताई आपने कमियां कि ये कमियां उसमें हैं, वो आपने गिनाई। अभी तक क्या कुछ फैसला आयोग के माध्यम से लिया गया है उस एजेंसी के खिलाफ? देखिए, वो जो एजेंसी है वो हमें पहले मालूम चल गया था कि इसमें कुछ खामियां हैं, तो हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए हमने उस मामले को नहीं उठाया। परंतु जब हमारे पास कुछ सबूत मिले, वो उत्तर प्रदेश में हुई थी 2017 में, जब वहां पर सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उन्होंने आउट करवाया उस एजेंसी ने, एनएससीआईडी ने, तो वो वहां पर दोषी पाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि अभी 2021 में जनवरी में मध्य प्रदेश में कुछ परीक्षाएं करवाई, तो वहां पर वो लिप पाई गई भ्रष्टाचार में। तो वहां की सरकार, वहां की जो श्रीराम चौहान जी की सरकार है, उन्होंने क्या कहा कि तुरंत एक्शन लिया और जांच दिखा दी। एक स्वतंत्र एजेंसी ने जांच करवाई और 6 माह जांच के बाद ये निकल कर आया कि इस एजेंसी ने यहाँ पर घोटाला किया है, इस एजेंसी ने इस परीक्षाओं में भ्रष्टाचार किया है। तो निकल कर ये आया, तो उन्होंने क्या हुआ, उसमें से 3 परीक्षाएं जिसमें मामले सामने आए, वो नर्सिंग भर्ती भी थी, उसमें कुछ टेक्नीशियन ग्रेजुएटी भी थी, और 3 ऐसी भर्ती थी जो तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई। और साफ साफ जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल, जो उनका ऑफिशियल लेटर वो हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने आयोग को भी भेजा है, उसमें ये लिखा गया कि इन परीक्षाओं को छात्र हित और न्याय हित में तीनों परीक्षाओं को रद्द किया जाता है और इस दागी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और आगे से मतलब इस एजेंसी को इस प्रकार के टेंडर नहीं दिए जाएंगे यहाँ परीक्षा करवाने। और एजेंसी भी महाराष्ट्र की है और आप उत्तराखंड में उन्हें टेंडर दे रहे हैं, ऊपर से दागी है, तेलंगाना में उनके खिलाफ जांच चल रही है, अनेक राज्यों में ये कब्जे के घेरे में खड़ी है, और ऊपर से तो ये बोलेगा, आवाज उठाएगा कि एजेंसी ऐसी है तो उनके खिलाफ आप क्या विधिक नोटिस जारी करोगे।
तो ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप ऐसा करो? तो ये बड़ी बातें हैं, जो चोर है जी। उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं लोगे, पर जो चोरी को उजागर करेगा उसके खिलाफ आप एक्शन लोगे। फिर विधि नोटिस में ये भी लिख रहे हैं कि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। हमने मान लिया ठीक है, आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, परंतु फिर बचाव सरकार का भी कर रहे हैं, एनएचआई का भी कर रहे हैं। ऊपर से लिख रहे हैं कि आप सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। अरे हम सरकार की छवि धूमिल करें ना कर रहे हैं, आयोग ने कौन सा ठेका ले रखा है कि आप सरकार की छवि धूमिल मत करो, जब आप बता रहे हो कि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। तो ये सारे कारनामे हो रहे हैं, वहां पर जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये, उनके कार्यकाल के दौरान कई परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, कई परीक्षाओं पर अंगुलियां उड़ी है, कई परीक्षाएं कोर्ट में पड़ी हुई है। उसके बावजूद भी उन अधिकारियों को वहां से हटाया नहीं जा रहा है। अब इसको आप राजनीतिक क्षय नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, अब बताओ। तो हम तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से राजनीतिक क्षय मिली हुई है वहां के पदाधिकारी हैं उनके लिए, तो इसलिए वो वहां से हट नहीं रहे हैं। हमने एजेंसी जो पेपर करवा रही थी साहिब लेखाकार का, उससे पहले हमने ये बात रखी थी कि इस प्रकार से दागी है, उन्होंने एक नहीं मानी, विधिक नोटिस उल्टा जारी कर दिया। परंतु हुआ क्या, जब 12 से 14 सितंबर तक साहिब लेखाकार की परीक्षा हुई, उसमें इतनी गड़बड़ियां सामने आ गई सबके सामने, वो मामला इतना चल रहा है। उन्होंने इंग्लिश में 6 पेपर बनाए और गूगल ट्रांसलेट कर दिया। अब बताओ, वो गूगल ट्रांसलेट में तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसमें कैपिटल को पूंजी कहते हैं अकाउंटेंट की भाषा में, इन्होंने राजधानी दे दिया। तो हिंदी के माध्यम पर बच्चा को कैसे पढ़ेगा, क्वेश्चन बताओ। फिर खुद आयोग के अध्यक्ष ने ये कहा कि आप 5 से 6 घंटे एक पेपर में निकाल के दीजिए, हम रद्द कर देंगे। परंतु हुआ क्या कि जो अकाउंटेंट की कोचिंग पढ़ाते हैं, जो बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने खुद 15 से 40 गलतियां एक एक फैक्ट में निकाल के दी है। तो आप बताइए अब क्यों अब नहीं कर रहे हैं? खुद मुख्यमंत्री जी ने 2 बार आश्वासन दे चुके हैं कि परीक्षा को रद्द करेंगे, परंतु आज तक वो आश्वासन क्यों आश्वासन नहीं बनकर रह गया है, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि होता क्या है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने जन्मदिन पर कहा था कि फीस फ्री होगी, जिसके बाद फॉर्म भरेंगे। उसके बाद विधानसभा में फॉर्म निकले हैं, उसमें आप देख लीजिए 14 डिपार्टमेंट अलग अलग है, 14 डिपार्टमेंट में अलग अलग फीस है, 975 एक डिपार्टमेंट। बताइए, अब अगर बच्चा 14 के 14 फॉर्म भरता है और कुछ फाइबर कहने वाले को देता है और वो फीस एफर्ट करता है, 15,000 प्लस जा रहा है, तो कौन बच्चा इतनी फीस देगा? ऊपर से जब समूह गौ के लिए अधिनियम सेवा चयन आयोग और समूह ख के लिए लोक सेवा आयोग बने हुए हैं, तो विधानसभा की लोकल एजेंसी या किसी बाहरी एजेंसी को ये टेंडर देकर क्यों परीक्षा करवा रही है? इसका मतलब सारा खेल सामने है, वो किसी अपने बंदों को सेट करना चाह रहे हैं। तो ये सारी खामियां हैं और इस पर हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। और यदि सरकार अनदेखी करती है, इन मांगों को अनदेखा करती है, तो हम देखिए इस बार तो सरकार को बताएंगे कि युवाओं को जो आपने आश्वासन दिए थे या युवाओं की जो मांगे थी उन पर अमल नहीं हुआ, तो उसके मतलब विरोध में हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार को सवाल सोचना पड़ेगा। पवार जी, आपने बात की, बहुत सारी अनियमितताओं की बात की, खामियों की बात की। 2022 विधानसभा चुनाव हमारे सामने है। क्या बॉबी पवार ये चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ेंगे? नहीं, देखिए हमारा तो कोई ऐसा विचार नहीं है कि चुनाव लड़ना है या लड़ना है, पर देखिए ऐसा है, सरकारें बात नहीं मान रही, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार को क्योंकि आपके बहुत संगठन मतलब, से जुड़े हुए लोग, नहीं देखिए, हम हमारे बीच आपके के कई संगठन लोग से जुड़े होंगे हुए लोगों क्या? से हमने बात की थी, कहीं ना कहीं लोगों ने ये जाहिर नहीं किया कि बॉबी देखिए, पवार जी के अंदर पूरे नेतृत्व के गुण हैं। नहीं देखिए, समय आने पर हम देख लेंगे जो भी होगा, परंतु वर्तमान में हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है कि चुनाव लड़ने का या क्या है। परंतु मैं कहना चाहूंगा जी। कि प्रदेश के अंदर कई ऐसे नेतृत्व करता है जो नेतृत्व कर सकते हैं, जो ना तो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, परंतु उनके अंदर नेतृत्व का गुण है। उन लोगों को आगे लाएंगे अगर सरकार बात नहीं मानती है, क्योंकि हमने तो आजमा लिया, कांग्रेस आजमा ली, भाजपा आजमा ली, है ना। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच के व्यक्ति विधानसभा के अंदर जाएं, क्योंकि हमारी यदि समस्याओं का निराकरण कोई कर सकता है, तो हमारे बीच का ही व्यक्ति वो विधानसभा के अंदर जब जाएगा तो निराकरण कर सकता है।
तो हम कहीं ना कहीं इस बार ऐसा माहौल कर देंगे पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारों को एकत्रित करने की बात कही जाएगी, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारों के अभिभावक है उनको एकत्रित करने की बात कही जाएगी कि आपके बच्चों के साथ किस प्रकार अन्याय हो रहा है। और ऐसे में हम उन बच्चों को आगे लाएंगे जिस प्रदेश का भला चाहेंगे, जो विधानसभा के अंदर बेरोजगारों की बात करेंगे, जो विधानसभा के अंदर किसानों की बात करेंगे, जो विधानसभा के अंदर गरीब की बात करेंगे। हम ऐसे लोगों को आगे लाकर हम पीछे से समर्थन करेंगे, वो चाहे बेरोजगार हो या बेरोजगारों के अभिभावक हो या और भी कोई अन्य जैसे संगठन है, वो हम सबको एक मन पर लाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको कह दूं, परंतु पवन कुमार का कोई अभी ऐसा विचार नहीं है कि वो कहीं से चुनाव लड़े या चुनाव का कोई मन होगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों से ये लग रहा है कि 2022 चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर एक आप लोग होने वाले, भले आप चुनाव ना लड़े लेकिन बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्टर होने वाले हो। बिल्कुल होने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसके लिए जी हमें यदि प्रदेश भ्रमण भी करना पड़े हम करेंगे। इसके लिए प्रदेश के यदि चकरा से लेकर मुनस्यारी तक हमें घर घर जाना पड़े, अभिभावकों को घर घर जाकर ये समझाना पड़े कि आपके बच्चों के साथ किस प्रकार से 20 साल से 21 साल से छलावा हो रहा है। यदि हमें घर घर जाकर भी, तो हमारी चीज बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के हर एक गांव में, हर एक गली में हमारे मतलब साथी हैं, तो ये काम हमारे लिए असंभव नहीं है। हम चाहें तो ये बिल्कुल ही आसानी से इस काम को कर सकते हैं और करेंगे, मैं कह रहा हूँ इस बार। पवार जी, समय तो बहुत हो गया, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट, आप अभी भी कहीं पर कार्यक्रम में जा रहे थे। मैं आपसे आखिरी प्रश्न आपने मेरा आपसे ये है कि आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये कि आज के यूथ को, चुनाव हमारे सामने हैं, युवाओं को या उत्तराखंड वासियों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो आज के यूथ को जो है, उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं, हम उनको एक संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, चुनाव का जो ये माहौल है और जो इस जी प्रकार से बनाया जाता है चुनावी दौर में, जी इससे ऊपर उत्तर आपको सोचना है। क्योंकि होता क्या है कि 20-21 सालों से यही देखने को मिल रहा है, और ये यहाँ का युवा भी अच्छी तरह से समझ गया है कि चुनाव के दौरान ही ये सब चीजें क्यों आती है। जी तो मैं बता दूं, यहाँ के युवाओं को ये सोचने भर की थोड़ी ये जरूरत है कि चुनाव का जो समय है उसको एक नॉर्मल दिनों के उसमें ले, और नॉर्मल दिनों में आपके साथ क्या हुआ था, आपके जनप्रतिनिधियों ने क्या किया था, आपकी सरकारों ने आपके साथ क्या किया था, वो चुनाव के दौरान पूछने की जरूरत है। क्योंकि चुनाव के दौरान माइंड वॉश किया जाता है, इसे युवा जी आसानी से पलटी आ जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आम दिनों की बातें वो चुनाव के दौरान माइंड में रखिए कि किस प्रकार से छलावा किया है सरकारों ने, किस प्रकार से छलावा किया हमारे जनप्रतिनिधियों ने। तो अगर चुनाव के दौरान ये बातें आपके माइंड में रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बदलाव की बयार आएगी, और अच्छे नेताओं को आगे। जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पार्टी को सपोर्ट करो, अच्छे नेता कांग्रेस में भी हो सकते हैं, अच्छे नेता भाजपा में भी हो सकते हैं, अच्छे नेता किसी अन्य दल में भी हो सकते हैं। परंतु मैं कहना चाहूंगा, जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो जनहित की बात करता हो, जो हमेशा गरीब और गरीब असहाय लोगों की बात करता हो, उन लोगों को सपोर्ट करो। वो किसी भी दल का हो सकता है और किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है, उससे हमें कोई शिकायत नहीं कि वो कांग्रेस का है, भाजपा का है, किसी अन्य दल का है। आप अच्छे व्यक्ति को चुनिए, सिर्फ और सिर्फ मैं यही संदेश देना चाहूंगा। पवार जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत और आभार। भविष्य में बहुत की बहुत तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।